Good morning, everyone. Good morning, and welcome to the session. So I welcome you all to this, first class. And here we are going to start with a new chapter, and the chapter name is vectors. ठीक है? तो let's start. तो एकदम basic से start कर रहा हूँ, so do not worry. And the ground rule is that once this slide will be complete, I will ask you to take down all the notes, and then I will move to the next slide. Please ensure that you are having a pen and a paper or copy with you, and you are taking down your notes. And right from day one, be very sincere as far as notes taking is concerned. Right? It will make your journey very easier, and you will realize it later on. So better start from day one the way I am asking you to do. ठीक है? आइए सबसे पहले हम लोग वेक्टर्स की बात करेंगे। तो वेक्टर्स ये सब आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 9th और 10th के आसपास। आपने वेक्टर क्वांटिटीज इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो वेक्टर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोनों होती है इनके पास। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है? सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर हम दे दें तो इट विल नॉट बी अ वेक्टर, सिर्फ डायरेक्शन दे दें इट विल नॉट बी अ वेक्टर। तो वेक्टर्स बनने के लिए जरूरी ये है कि वी शुड हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर ये दोनों हैं तभी हम इन क्वांटिटीज को बोलेंगे वेक्टर्स। ठीक है? जैसे देखो कैसे क्वांटिटीज वेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि अब तक आपने जो पढ़ा हुआ है बेसिक समझो। सपोज आई टॉक suppose I tell you कि suppose velocity of a person is so and so। अब आपने बेसिक पढ़ा हुआ है वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि वेलोसिटी जो होती है उसमें एक क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड वाला पार्ट होता है और एक डायरेक्शन वाला पार्ट होता है। एग्जाम्पल देखो, वेलोसिटी आपने पढ़ा है तो मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखो अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो सपोज इफ आई से 5 मीटर पर सेकंड इज अ पर्सनस वेलोसिटी, डू यू थिंक दिस इज करेक्ट इंफॉर्मेशन? if I say 5 meter per second is person's velocity or car's velocity or truck's velocity or xyz किसी की भी velocity हुई, do you think it's a proper information or it's a complete information? अगर मैं बोलूं कि एक कार की velocity है 5 मीटर पर सेकंड, इट इज नॉट अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी अगर वेलोसिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होनी चाहिए। 5 मीटर पर सेकंड जब मैं बोल रहा हूं इट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन तो मैंने स्पेसिफाई नहीं किया। तो सिर्फ अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड बोलूंगा दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ये मेरी वेलोसिटी नहीं है। क्या 5 मीटर पर सेकंड को फिर हम क्या बोल सकते हैं? 5 मीटर पर सेकंड को हम स्पीड बोल सकते हैं। अगर हम 5 मीटर पर सेकंड को स्पीड बोलें तो इट इज अ करेक्ट थिंग। लेकिन अगर हम 5 मीटर पर सेकंड को वेलोसिटी बोल रहे हैं देन इट्स अ रॉन्ग थिंग। क्या बात समझ में आ रही है? सो हाउ टू रिप्रेजेंट इट, मैं इसको सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी 5 मीटर पर सेकंड सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डू यू थिंक इट्स अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन? इट इज नॉट अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है? लेकिन अगर मैं बोलूं, दूसरी लाइन पे लिख रहा हूं, अगर मैं बोलूं स्पीड ऑफ अ व्हीकल is 5 meter per second, do you think it's a correct info? Yes, it's a correct info. It's a correct way of representing also. Speed of a vehicle is 5 meter per second. This is correct. ये सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। याद करो आपने बेसिक पढ़ा हुआ है कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है? तो सिर्फ अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड बोल रहा हूं देन द स्पीड, अगर मैं बोल रहा हूं कि स्पीड ऑफ द व्हीकल इज 5 मीटर पर सेकंड, देन इट्स अ करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्पीड। ठीक है? क्या आपको समझ में आई बात? जब मैं वेलोसिटी बोलूं तो वेलोसिटी में सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड बोल रहा हूं तो वो गलत है। लेकिन अगर मैं स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज 5 मीटर पर सेकंड बोलूं तो वो सही है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, देखो ध्यान से। एक और एग्जांपल सेट ले रहा हूं मैं। सपोज इफ आई से डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज 5 मीटर्स। दूसरा मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज 5 मीटर्स। इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है बोलो तो? Let me see. You can respond in the chat section. Please feel free to respond. This is the way in which I conduct class. If I make it a monotonous class, you will lose interest in physics very soon. ठीक है?
So displacement of a body is 5 meter, which is a correct info. Yes. So distance traveled by a body is 5 meter अगर मैं बोलूं, so this is a correct info. But displacement of a body अगर मैं 5 meter बोलूं, this is a wrong info. Why? Because आपने अभी तक अपना बेसिक नॉलेज के हिसाब से जो पढ़ा हुआ है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है. तो सिर्फ अगर मैं मैग्नीट्यूड दे रहा हूं तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. क्या वो डिस्टेंस हो सकता है, सॉरी, क्या वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो सकता है? हाँ, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, समय के साथ आपको क्लैरिटी आएगी. देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्टेंस, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. आपको अजीब लग रहा होगा, शायद आपने इस चीज को ध्यान नहीं दिया होगा, बट कॉन्सेप्चुअली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. फिलहाल आप इस पॉइंट को एक बार नोट करें, और ये रिकॉर्डिंग में भी आ रहा है, तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर व्हेन यू विल रिवाइज इट. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्टेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स. डू नॉट मिक्स देम. डिस्टेंस ट्रेवल्ड तब आती है जब कोई एक पर्सन या कोई एक बॉडी एक जर्नी अंडरगो करता है, तब डिस्टेंस ट्रेवल्ड आती है. लेकिन डिस्टेंस के लिए जर्नी अंडरगो करने की जरूरत नहीं है. जैसे आपको बोला जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इज सो मेनी किलोमीटर्स, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स, सपोज ऐसा बोल दिया गया. तो जब मैं बोलूं डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इज सो मेनी ट्रिलियन किलोमीटर्स, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमने कोई जर्नी अंडरटेक की है फ्रॉम अर्थ टू सन? नहीं, हमने कोई जर्नी अंडरटेक नहीं की है फ्रॉम अर्थ टू सन. अर्थ टू सन तक अभी तक कोई गया ही नहीं. अर्थ से कोई एक डिस्टेंट स्टार कोई गया ही नहीं, लेकिन फिर भी हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बोलते हैं. सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड आर टू डिफरेंट थिंग्स. डिस्टेंस ट्रेवल्ड तभी हम बोलेंगे व्हेन वी अंडरटेक अ जर्नी, and when we undertake a journey then it becomes distance traveled. But if we are not undertaking a journey, we are just saying distance between 2 points, we might not have undertook that journey. For example, distance between earth and sun, nobody has gone to the surface of the sun, so that journey has not been undertaken, but still we say distance. So distance between 2 points and distance traveled are two different things. क्या याद रहेगा? याद रहेगा. तो ये बात है. तो अब यहाँ पे इसको करेक्ट कैसे किया जाए, हाउ टू करेक्ट दिस. अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और 5 मीटर पर सेकंड सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, तो इसको करेक्ट कैसे किया जाए. इसको करेक्ट करने का तरीका है कि वेलोसिटी को जब हम लिखेंगे इट विल बी लाइक 5 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ. सपोज मैंने ऐसा लिख दिया 5 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ. ड्यू नॉर्थ मीन्स टूवर्ड्स नॉर्थ. ड्यू नॉर्थ मीन्स टूवर्ड्स नॉर्थ, या टूवर्ड्स ईस्ट, या टूवर्ड्स वेस्ट. मैंने फॉर एग्जांपल टूवर्ड्स नॉर्थ बोल दिया. नाउ डू यू थिंक इट्स अ प्रॉपर एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन? नाउ डू यू थिंक इट्स अ प्रॉपर एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन? नाउ डू यू थिंक दिस इज वेक्टर क्वांटिटी का जो बेसिक एसेंस है वो लॉस्ट आउट नहीं हो रहा है, एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग एवरीथिंग. मेरे पास मैग्नीट्यूड भी है और मेरे पास डायरेक्शन भी है. क्या क्लियर है एवरीवन? इज एवरीबॉडी ओके विद दिस? नाउ डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करें, सुने ध्यान से, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सपोज इफ आई से डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज 5 मीटर, तो ये गलत है. तो इसको सही कैसे किया जाए? नाउ दिस इज करेक्ट. तो इसको सही कैसे किया जाए? आई हैव टू से डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ or east or west. Now this is correct, right? So this is what is the meaning of वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, और इस तरीके से आप वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है. अच्छा, कुछ क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है. उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम वेक्टर्स नहीं बोलते, उनका एक और स्पेशल नाम है जिनको हम लोग बोलते हैं स्केलर. तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है. ठीक है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है. तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है. अब आप लॉजिकली सोचें, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, तो ऐसे कौन से क्वांटिटीज हैं? देखो, बेसिक क्वांटिटीज जो आपने पढ़े हुए हैं 9th 10th में, ऐसे कौन से क्वांटिटीज हैं? मास. मास पढ़ा है आपने? ओनली
मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, आई होप प्रीवियस स्लाइड आप सबने अपने कॉपी में नोट कर लिया है। ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, ओके, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर्स। एग्जाम्पल इसके हैं मास 5 kg, मास 5 kg मतलब 5 kg, ठीक है ना। ऐसा आप नहीं बोल सकते 5 kg टुवर्ड्स नॉर्थ, 5 kg टुवर्ड्स वेस्ट, 5 kg टुवर्ड्स क्रांति चौक, ये सब नहीं है, गलत हो गया। तो मास जो है ये सिर्फ 5 kg, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड रहेगी, ठीक है। दैट इज व्हाट इज दिस फिजिकल क्वांटिटी। इसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाट इज एग्जांपल ऑफ स्केलर। और क्या क्या क्वांटिटी हो सकती है स्केलर में? डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये भी स्केलर है। जब डिस्टेंस ट्रैवल्ड हम बोलते हैं, सपोज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 10 किलोमीटर, वी नेवर से डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अगर मैं बोल दूं डिस्टेंस 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो फिर वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रैवल जब मैं बोलूंगा इट विल बी ओनली 10 किलोमीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, ऐसा अगर आ जाए, then you should be understanding that it is not a it is a vector quantity, means we are talking about displacement. लेकिन अगर सिर्फ 10 किलोमीटर बोल दिया जाए तो it will be distance traveled. Another, speed is also an example of scalar quantity. Suppose I say 5 kilometer per hour, it's an example of scalar quantity. देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, देखो स्केलर जो है, ये चीज को मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चाहूंगा। स्केलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्चुअली हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और एक और चीज चाहिए, इनफैक्ट वो मुझे बोलना चाहिए, अभी मैं वो स्पेसिफाई कर रहा हूँ। जब भी स्केलर होता है, स्केलर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, एक मैग्नीट्यूड वाला पार्ट आता है और दूसरा वाला पार्ट आता है यूनिट। यूनिट भी जरूरी होता है। जैसे कि देखो, जब मैं बोलूं मास इज, अगर मैं बोलूं मास इज 5, इसका कोई मतलब है क्या? मास इज 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? समझ में आ रहा है? मास इज 5, मास इज 5 का कोई मीनिंग नहीं। तो अगर मैं बोलूं मास इज 5 kg, देन इट इज हैविंग अ मीनिंग। मास इज 5 ग्राम, देन इट इज हैविंग अ मीनिंग। लेकिन मैं अगर बोलूं मास इज 5 kg, इसका कोई मतलब, सॉरी मास इज 5, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका ये है कि उस स्केलर क्वांटिटी को हमें, स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते वक्त हमें दो चीजें लिखनी पड़ेंगी, एक होगी मैग्नीट्यूड, दूसरी होगी यूनिट। ये दोनों चीजें जरूरी है। आप कोई भी स्केलर क्वांटिटी सोचो, जैसे कि डिस्टेंस ट्रैवल अगर मैं बोलूं 10, क्या समझे तुम? कुछ भी नहीं समझे। 10 का मतलब क्या हुआ? 10 मीटर, 10 किलोमीटर, 10 मिलीमीटर, क्या? तो 10 के साथ एक यूनिट लिखना जरूरी होता है, देन ओनली द द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर इज कंप्लीट। तो स्केलर की रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के लिए एक मैग्नीट्यूड के साथ एक यूनिट लिखना भी जरूरी है, अदरवाइज वो स्केलर की रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं होगी। एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट, ये दोनों चीजें चाहिए स्केलर के रिप्रेजेंटेशन के लिए। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से अगर मैं एक वेक्टर लूं, ठीक है, यहां पे मैं ये चीज कर रहा हूं, वेक्टर की अगर मैं रिप्रेजेंटेशन लूं, जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, उसी तरीके से अगर मैं किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप अपने नोट्स में अपडेट करें। तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए दो चीजें, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। अब ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो अलग चीज है, वो हम लोग देखेंगे। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर। एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। अब यहाँ पे एक और चीज मैं स्पेसिफाई करना चाहूंगा, जब मैं मैग्नीट्यूड की बात बोलूं तो समझ में आना चाहिए आपको कि ये जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट होता है, इस मैग्नीट्यूड वाला पार्ट को रिप्रेजेंट करने का भी तरीका होता है। एक नंबर होता है और एक यूनिट होता है। तो जब मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड इज आल्सो रिप्रेजेंटेड इन दिस पर्टिकुलर वे, व्हिच इज नंबर एंड यूनिट। ये दोनों चीजें होंगी तो मैग्नीट्यूड बनेगा, ठीक है। ये दोनों चीजें होंगी तो मैग्नीट्यूड बनेगा। अगर आप ध्यान दे रहे हो, आपको एक चीज समझ में आएगी कि सर तो फिर मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल स्केलर जैसा है। हाँ, इनफैक्ट करेक्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि देखो जब मैं स्केलर बोलता हूँ, स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड को ही तो दर्शाता है या रिप्रेजेंट करता है। जब मैं स्केलर बोलूं तो स्केलर तो ओनली मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करता है। तो स्केलर में एक नंबर होगा जो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और एक यूनिट होगा, तभी मैग्नीट्यूड कंप्लीटली स्पेसिफाई होगी या कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल होगी।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो यू नीड अ नंबर which will represent a magnitude वाला part and a unit for magnitude to be completely described. क्या बात समझ में आ रही है? तो for magnitude to be completely described. ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात? अब देखो तुमको क्लैरिटी आएगी। देखो जब मैं बोलूं 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, इसी एग्जांपल को देखो आपको क्लैरिटी आएगी। व्हेन आई से 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, समझे? 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, इसमें देखो ये 5 मीटर पर सेकेंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड ड्यू नॉर्थ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन। अब देखो ये जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड किन दो पार्ट से बना है? फील करो। इसमें से एक पार्ट है, एक नंबर है, और दूसरा पार्ट है एक यूनिट है। क्या आपको दिख रहा है? तो एक नंबर और एक यूनिट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैग्नीट्यूड कंप्लीटली डिफाइन होता है। और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वेक्टर क्वांटिटीज कंप्लीटली डिस्क्राइब या डिफाइन होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं स्केलर की बात करूं तो स्केलर को डिफाइन करने का, देखो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। देखो यहाँ पे इस चीज को नोट करो, ये एक नंबर है और ये एक यूनिट है। तो सिर्फ एक नंबर और एक यूनिट ही अगर मिल जाए तो स्केलर क्वांटिटी कंप्लीटली डिफाइन है। क्या बात समझ में आई है? ठीक है, यस। देखो सुनो, समझो, स्केलर क्वांटिटीज जो है, स्केलर क्वांटिटीज represents magnitude only. सुने ध्यान से, स्केलर क्वांटिटीज represents magnitude only. but जब मैं मैग्नीट्यूड बोलूंगा तो मैग्नीट्यूड जस्ट कैनॉट बी अ प्लेन नंबर। सपोज इफ आई से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार इज 5, क्या समझे तुम? सपोज इफ आई से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार इज 5, क्या समझे तुम? क्या समझे तुम? बोलना पड़ेगा दोस्त, ऐसा कैसे चलेगा? बोलो। हम कुछ नहीं समझे सर। क्या समझे उससे? कुछ भी नहीं समझे। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इज 5, वी डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। वी विल अंडरस्टैंड व्हेन we write distance traveled by a car is 5 kilometers, we will understand. Distance traveled by a car is 5 meters, we will understand something. Distance traveled by a car is 5 millimeter, we will understand something. But if we say कि distance traveled by a car is 5, we mean nothing. बात समझ में आ रही है? तो कॉन्सेप्ट समझे। देखो यहीं से आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये तरीके हैं, ये समझना जरूरी है। स्केलर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों रहेगा, वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा। मैग्नीट्यूड जब मैं बोलूं, सिर्फ एक नंबर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट नहीं करता। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होने का सही तरीका क्या है? एक नंबर और एक यूनिट। और जो मैग्नीट्यूड होता है वही तो स्केलर होता है। स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड को दर्शाता है या रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। तो मैग्नीट्यूड होती है तो यहाँ पे एक नंबर होगा, मैग्नीट्यूड मीन्स एक नंबर होगा। इसको और अच्छा करता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे एक नंबर होगा और एक यूनिट होगा। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक सवाल आ रहा है बच्चे से, आपके चैट सेक्शन में एक सवाल है, सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या डायरेक्शन दिखाता है? नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डायरेक्शन नहीं दिखाता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन दिखाता है। डिस्प्लेसमेंट बिना डायरेक्शन के कंप्लीटली डिफाइंड नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहां पे रिप्रेजेंट होता है? देखो एक छोटा सा एनेक्डोट, आप समझो, आपने ये सबने देखा है रियल लाइफ में। डिस्टेंस ट्रैवल्ड कहां पे रिप्रेजेंट होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड रिप्रेजेंट होता है आपके, इसको क्या मीटर बोलते हैं, किलोमीटर रीडिंग जहां पे आता है आपके गाड़ी का, स्कूटी वूटी कार वार, आपने यहाँ पे एक रीडिंग देखा होगा जो क्यूमुलेटिव रीडिंग दिखाता है कि जब से गाड़ी बनी और जब से गाड़ी चल रही है, गुड, जब से गाड़ी बनी और जब से गाड़ी चलना स्टार्ट की है वो कितने किलोमीटर चल चुकी है। ये किलोमीटर्स में होता है, ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड दिखाने के लिए आपको यहाँ पे छोड़ना, जो 2 3 4 5 टुवर्ड्स साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ ऐसा आता है नहीं। क्लियर है? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? पक्का? बहुत बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूँ, घबरा मत। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बिल्कुल सही। सो एक सवाल आया यहाँ पे एक बच्चे का कि क्या सर, तो फिर हम बोल सकते हैं कि वेक्टर जो है, वेक्टर क्वांटिटी जो है, सुने ध्यान से, तो बच्चे का सवाल क्या है मैं यहाँ पे लिखता हूँ। बच्चे का सवाल आया है,
सुनो, एक डाउट बोल के लिखता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे का, तो सर क्या हम वेक्टर जब लिखे हैं तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर इज स्केलर एंड डायरेक्शन? आप बोलोगे ये सही है क्या? क्या वेक्टर अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहे किसी वेक्टर क्वांटिटी को, तो हम एक जगह पे स्केलर लिखेंगे, स्केलर क्वांटिटी लिख देंगे और फिर डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देंगे, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो वेक्टर बनेगा? क्या ये सही है? क्या लगता है आपको, बताइए। पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। यस इट इज करेक्ट, बिल्कुल सही हो तुम, बिल्कुल सही हो। क्या क्लियर है ये? तो इनफैक्ट सुनो, जब मैं स्केलर बोलता हूं, देखो तुम्हें समझ में आएगी, जब मैं स्केलर बोलता हूं तो स्केलर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? स्केलर का रिप्रेजेंटेशन होता है एक नंबर और यूनिट। ये स्केलर को रिप्रेजेंट करेगा, ये स्केलर को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर इसके साथ डायरेक्शन भी मल्टीप्लाई करो तो ये पूरी चीज वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्केलर एक नंबर और यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनता है, डायरेक्शन डायरेक्शन यहाँ पे आ गया, तो वेक्टर इज नंबर यूनिट डायरेक्शन। दिस इज व्हाट इज द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। कभी भी वेक्टर रिप्रेजेंट करोगे, एक नंबर आएगा, एक यूनिट आएगा और एक डायरेक्शन आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्या क्लियर है ये? गुड। क्या ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है आपको? पक्का? आइए अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए। आज का लेक्चर बेसिक है, आपको थोड़ा सा मैं अप द कर्व करूंगा, थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ। कल से आपको एक यूजुअल पेस मिल जाएगा क्लास में। थोड़ा सा आज इंट्रोडक्टरी है, मैं पहले ही बोला था, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें? देखिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, देखो अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर जो होता है, अभी ये वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड, जो व्हाइट बोर्ड आपके सामने है, इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में अगर मैं जो किसी वेक्टर को दिखाना है, सुने ध्यान से, अगर इन प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड, इन प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड समझते हो ना, कि व्हाइट बोर्ड जिस प्लेन पे है, उस प्लेन पे अगर मुझे कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं उसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं उसे रिप्रेजेंट करूंगा विद द हेल्प ऑफ एन एरो। तो ये एरो कैसे रिप्रेजेंट होगा? ठीक है, ये एरो कैसे रिप्रेजेंट होगा, सॉरी, ये एरो जो है, इस एरो का एक हेड होगा, एक टेल होगा। तो इस तरीके से मैं वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करूंगा ऑन द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड। अब समझने वाली बात है कि ये जो एरो है, ये एरो इस व्हाइट बोर्ड में कहीं पे भी फेस कर सकती है, किधर भी इसका हेड और टेल हो सकता है। क्या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं वेक्टर को? हाँ। क्या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं वेक्टर को? हाँ। इस प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड में क्या मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वेक्टर को? हाँ। तो इस प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड में मैं वेक्टर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, इन द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड, अगर इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में मुझे वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि सोचो सोचो, सपोज मैं बोलूं देयर इज वन इंसेक्ट, इंसेक्ट को अगर मैंने छोड़ दिया इस व्हाइट बोर्ड पे, तो ये इंसेक्ट इस व्हाइट बोर्ड पे चल सकता है ऐसे ऐसे, इसी व्हाइट बोर्ड पे क्रॉल करेगा वो। समझ नहीं आया? व्हाइट बोर्ड पे मान लो आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर एक चींटी चल रही है, तो चींटी उस स्क्रीन पे चल सकती है पूरा, वो एक प्लेन पे चल सकती है चींटी? यस और नो? समझ में आ रहा है? तो ऐसा समझे कि ये चींटी जो है, ये चींटी यहां से चल के यहां पहुंच गई, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है चींटी का। समझे? समझे? मान लो चींटी इस व्हाइट बोर्ड में ऐसे जर्नी की, ऐसे उसने एक्चुअल पाथ ये ली चींटी ने। सुने ध्यान से, सुने ध्यान से, आपको समझ में आएगा, आपको मजा भी आएगा। चींटी ने इस व्हाइट बोर्ड में इस टाइप से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन इस टाइप से पहुंचा, तो चींटी ने ये वाली पाथ ली। ठीक है, अब सुनना, देखो समझने वाली बात क्या है, क्या चींटी ने एक जर्नी अंडरटेक की है टू रीच फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन? मैं जो बोल रहा हूं उसका जवाब देना, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बीच की डिफरेंस। तो देखो, चींटी ने एक जर्नी अंडरटेक की है टू रीच द फाइनल पोजीशन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। यस और नो? यस, एकदम समझ में आई है बात, बहुत बढ़िया। तो अगर ऐसा है तो सोच के बताना, अगर मैं ये पूरी लंबाई मेजर करूं, पूरी लंबाई, इसको मैं क्या बोलूंगा, डिस्टेंस बोलूंगा या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोलूंगा? इसको मैं क्या बोलूंगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वेरी गुड, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो ये जो पूरी पोर्शन मैंने लिख दी है यहाँ पे, जो हाईलाइट किया हुआ है,
along the actual path taken by the body, इसको हम लोग बोलते हैं distance traveled। समझें, लोग distance और distance traveled के बीच में differentiate करना नहीं जानते हैं, and then the problem starts from there। वहीं से conceptual building start हो जाती है, और basic छोटे छोटे questions जो आते हैं objective pattern के, वहां पे आप गड़बड़ करते हो। I hope you are understanding। So this is distance traveled। जर्नी रियल सेंस में अंडरटेक की गई है, इसीलिए डिस्टेंस ट्रैवल डिस्क्राइब हो। यस, अच्छा अब सुनो, अब मैं चाहता हूं इसका डिस्प्लेसमेंट बताना। तो डिस्प्लेसमेंट जब मैं बताऊंगा इस प्लेन पे, तुम बोलना तुम्हें समझ में आई है कि नहीं। क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन। ये बेसिक आप 9th में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं डायरेक्टली इस चीज को बोल रहा हूं। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? यस। अब सुनो ध्यान से, ये है मेरा वेक्टर, ये है मेरा वेक्टर। इस वेक्टर को, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या मुझे इसी प्लेन का सहारा लेना पड़ा? तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या मैं इसी प्लेन में इसको रिप्रेजेंट कर पाया? तो वेक्टर्स जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए दो सिचुएशन बनती है। एक है कि किसी प्लेन पे हम उसे रिप्रेजेंट कर दें वेक्टर को, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, ये मैंने इसी प्लेन पे, व्हाइट बोर्ड के प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दी। जिस व्हाइट बोर्ड में चींटी चल रही थी, उसी व्हाइट बोर्ड में हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर पाए। तो जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर होगा तो दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगी। इन द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड, अगर प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड है तो मैं उसे एक एरो से रिप्रेजेंट करूंगा। इन द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड, वो एरो किधर से भी किधर जा सकता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मतलब जैसे मैंने दिखाया, ये सारे वेक्टर्स हैं जो कि इस प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड में रिप्रेजेंट हो रहा है। अब वेक्टर जब मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक टेल, मुझे चाहिए एक हेड, और इन टेल, इस टेल और हेड के बीच में मुझे चाहिए एक लेंथ। ठीक है, दिस इज हाउ आई डिस्क्राइब अ वेक्टर। ठीक है ना? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में जो हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर, उस एरो में एक हेड होता है, एक टेल होता है, और हेड और टेल के बीच में एक लंबाई होती है। ये जो लंबाई है, दिस इज गिविंग मी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। बेसिक नोट्स लेते चलो। दिस इज गिविंग मी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और ये टेल टू हेड की डायरेक्शन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में? तो ये जो टेल टू हेड की जो डायरेक्शन है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, एंड टेल से हेड के बीच की जो दूरी है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द वेक्टर। ठीक है, अब छोटा सा आइडिया है, देखो ध्यान से, तुमको समझ में आ जाएगा। तुमने एटलस देखा होगा, ज्योग्राफी पढ़ा था, एटलस देखा होगा। एटलस में तुमने देखा होगा कि पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक पेपर में। तो जब यू नो ठीक है, पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक पेपर में। तो एक पेपर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर इंडिया से, सपोज दिल्ली से मुंबई की जो डिस्टेंस होगी, वो आप देखोगे कि वो आप उंगलियों से मेजर कर सकते हो। तो वहां पे एक स्केल बनाया जाता है। स्केल क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर कॉरस्पॉन्ड टू 100 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर, ऐसा स्केल बनाते हो। आपने पक्का ये सब काम किया होगा ज्योग्राफी में, याद है? जब आप मैप मेकिंग करते थे, कार्टोग्राफी, याद आ रहा है आपको? थोड़ा बहुत ज्योग्राफी स्टैंडर्ड 10th अभी पास किया है, याद आ रहा है? बहुत से लोग बोल रहे हैं अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया, पता ही नहीं है पास करेंगे या नहीं करेंगे। रिजल्ट कितने लोगों का आ गया है? अभी तक तो आया नहीं होगा, राइट? अभी तक आया नहीं है शायद, राइट? ओके, आई नो यू विल पास आउट विद फ्लाइंग कलर्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट योर बोर्ड मार्क्स। आई नो यू ऑल विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। आइए सुनिए ध्यान से। तो इन द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड हम वेक्टर्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड, इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। तो दूसरा तरीका होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करना। अगर अगर कोई वेक्टर ऐसा हो जो व्हाइट बोर्ड के इनसाइड जा रही हो, ऐसे समझना, व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर और व्हाइट बोर्ड के अंदर जा रही है, या व्हाइट बोर्ड से बाहर आ रही है, ऐसे भी तो वेक्टर हो सकते हैं। मतलब वो इस प्लेन पे नहीं होंगे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, इधर अंदर जाते हुए या बाहर आते हुए। तो ऐसे वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? समझ में आई बात?
तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना ग्राफिकली मतलब दो तरीके से रिप्रेजेंट होगी, इधर आप ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच दो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन खींच दो, और ये स्ट्रेट लाइन जो खींचोगे इसका हेड और टेल कहीं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, दैट इज अलाउड, लेकिन इसी प्लेन पे ये लाइन खींचा जाएगा। दूसरा, अगर ऐसे वेक्टर हो जो कि इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हो और अंदर जा रहे हो या बाहर आ रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसे वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें बताएं, एनी आइडिया, कैसे रिप्रेजेंट करें ऐसे को, एनी आइडिया, सोच के बोलो, बोलो। ओके, बताता हूँ, एनी आइडिया, कोई बताना चाहेगा? नो आइडिया सर, आइए बताता हूँ मैं आपको, सुने ध्यान से। आपने ये देखा है क्या, एरो, यस, सर्कल विद एंड विदाउट डॉट, बिल्कुल सही। इसका लॉजिक समझना, सर्कल विदाउट, विद एंड विदाउट डॉट, इसका लॉजिक क्या है सुनना। देखो, अगर कोई वेक्टर हो जिसको, जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड है, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको कैसे करो, ये होता है इसका एरो, हेड वाला पोर्शन, और जो टेल वाला पोर्शन है ये कुछ इस प्रकार का होता है। समझ में आ रहा है? ये जो पोर्शन है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, ये टेल वाला पोर्शन है, ध्यान से देखो, 3D व्यू है, ठीक है, ये टेल वाला पोर्शन है, समझ में आ रहा है? तो ये इस साइड से, सुनो ध्यान से, अगर तुम्हारा आई जो है वो इस साइड में लोकेटेड है, यहां से अगर तुम देख रहे हो, दिस इज द लोकेशन ऑफ योर आई, तो तुमको ये पूरा एरो एक डॉट फॉर्म में नजर आएगा। और अगर तुम्हारा आई इस साइड से देखोगे तो तुमको ये पूरा एरो जो है ये डॉट फॉर्म में नजर आएगा। और अगर तुम इस साइड से देखोगे, ठीक है, इसको मैं यहीं पे बना सकता था, कोई दिक्कत नहीं, एंड आई विल राइट डाउन द हेडिंग, डू नॉट वरी, इसका हेडिंग क्या होगा, बहुत से लोगों का सवाल आ रहा है, सर नोट्स में हेडिंग क्या होगा, बता दूं। अगर तुम यहां से देखोगे तो ये एक क्रॉस की भांति नजर आएगा, क्या बात समझ में आ रही है? मान लो एक एरो जो है वो बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो एरो अगर बोर्ड के अंदर जा रहा है, मान लो आप एरो को देख रहे हो, तो वो एक डॉट की तरह नजर आएगा। क्या आप ये फील कर पा रहे हो? 3D व्यू है, क्या आप ये फील कर पा रहे हो? अगर एक एरो इस व्हाइट बोर्ड के अंदर जा रहा है और आप एरो को देख रहे हो, क्या वो एरो एक डॉट की तरह नजर आएगा आपको? 3D है, ये थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा, क्या बात समझ में आ रही है? और अगर आप एरो का, जहां पे उसके जो उसके ऐसे इस टाइप से जो हम बना देते हैं, राइट, कौन सा पोर्शन, जैसे यहाँ पे दिखाया था मैंने, ये देखो, जो उसका बैक पोर्शन, जहाँ पे इस टाइप के हम लोग रफल्स दिखा देते हैं, तो ये वाले पोर्शन को अगर मैं ऑब्जर्व करूं, तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि इसमें अगर मैं देखूं तो मुझे इस टाइप का क्रॉस नजर आएगा? अगर मैं एरो को देखता हूँ, क्या आप ये समझ पा रहे हो? तो क्रॉस नजर आएगा। तो एरो को रिप्रेजेंट करने के फिर दो तरीके होते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्कल और सर्कल के अंदर डॉट, या फिर एक सर्कल या सर्कल के अंदर ऐसा क्रॉस। तो अगर कोई वेक्टर इनसाइड जा रही हो, सुनो ध्यान से, वेक्टर्स गोइंग इनसाइड द बोर्ड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वेक्टर्स कमिंग आउट ऑफ बोर्ड, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या ये समझ में आया? इसका हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू व्हाइट बोर्ड और प्लेन, ठीक है, ये है इसका हेडिंग। तो इस टाइप के वेक्टर्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। होप यू गॉट इट, बेसिक क्लियर है ये? अच्छा, अब सुनो, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, समझने के लिए। अब अगर आपने देखा होगा, आप अब अभी 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 आप देखे होंगे कि स्मार्ट सिटी बनने के बाद औरंगाबाद में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इस टाइप से बहुत बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं, जहाँ पे अलग अलग एरियाज का मार्किंग होता है। तो आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप क्रांति चौक से स्टेशन की तरफ जा रहे हो, तो वहाँ पे लिखा रहता है स्टेशन, ऐसा एरो दिखा देते हैं, सीधा स्टेशन, ऐसे 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर में स्टेशन है। अगर किसी जगह पे वेदांत नगर दिखाना है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड दिखा देगा स्टेशन जाने वाले रोड से। तो ये वेक्टर का जो एरो होता है,
इट इज हैविंग अ सिग्निफिकेंस। ऐसा क्यों बनाया गया है? बिकॉज हम ये मेथड बहुत पुराने समय से फॉलो करते आ रहे हैं, तो इसी तरीके से वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसी मेथड में रखा गया है, जिससे हमें क्लैरिटी मिले। ठीक है ना? अब समझे ध्यान से आप। तो अब सवाल ये है कि हम वेक्टर्स को ऐड करें, सबट्रैक्ट करें, ये सब काम हम वेक्टर्स के साथ कर सकते हैं। वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए सपोज मुझे दो वेक्टर जोड़ने हैं, तो हर बार मैं वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, हर बार ग्राफ वेक्टर्स नहीं बनाऊंगा, या हर बार मैं अलग अलग लेंथ के वेक्टर्स नहीं बनाऊंगा, हर बार मैं ये काम नहीं करूंगा। तो इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए एक और तरीका रिप्रेजेंट किया गया, एंड दैट इज नोन एज एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर या सिंबॉलिक। देखो सपोज मेरे पास एक वेक्टर ऐसा है, ये वेक्टर मुझे समझ में आ रहा है कि व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है। सपोज इसको मैं रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, एल्जेब्रिक या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या है, सुनना ध्यान से। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, सपोज इफ आई रिप्रेजेंटेड, इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, इधर बाय सिंगल लेटर और बाय टू लेटर। रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और टू लेटर फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस वेक्टर को, ये ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको मैं सिंबॉलिक या अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? सिंगल लेटर में लेता हूं, सपोज मैंने लेटर कोई भी लिया, लेटर में कोई भी ले सकता हूं, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कोई भी लेटर का सिलेक्शन कर सकता हूं, वो मेरी मर्जी है। सपोज आई नेम इट एज पी वेक्टर, ऐसा रिप्रेजेंट किया। दूसरा तरीका है टू लेटर। टू लेटर क्या होता है? टू लेटर में क्या होता है कि इसके टेल में और हेड में एक लेटर डाल दिया जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो अब टू लेटर फॉर्मेट में इसको लिखा जाएगा ए बी, और ऐसे एरो बनाया जाएगा। अब समझने वाली बात क्या है कि इसके हेड के नीचे जो ऊपर एरो बनाया जाएगा, इसके हेड के नीचे वही लेटर रहेगा जो लेटर हेड के पास है, और टेल के नीचे वही लेटर रहेगा जो टेल के पास है। टेल के नीचे कौन सा लेटर है? ए, ये टेल के पास था, तो इसलिए ए बी वेक्टर। उल्टा ना कर दियो, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो ये गलत होगा, ये सही होगा। क्या बात समझ में आई है? तो जो आपने एरो बनाया है, उस एरो के हेड के नीचे वही लेटर लिखना है जो हेड के पास है, और टेल के नीचे वही लेटर लिखना है जो टेल के पास है। क्या बात समझ में आ रही है? उल्टा ना कर दियो। नहीं आया समझ? आया क्या? टू लेटर रिप्रेजेंटेशन में किस बात का क्वेश्चन रखना है, समझ में आई बात? बेसिक, एकदम बेसिक है, इससे बेसिक कुछ भी नहीं है। क्या समझ में आ रही है बात? क्लियर है? कहीं पे भी दिक्कत होगा, कहीं पे भी दिक्कत होगा, जहां पे भी मैं अगर आगे बढ़ गया होगा तो पीछे जाना डिफिकल्ट है, मैं इसलिए बार बार पूछता हूँ। ठीक है? अगर कहीं पे भी रह गया होगा, टाइम नोट कर लें किस टाइम पे वो अवेलेबल है, उसी जगह पे जाके एक बार रिकॉर्डिंग फिर से सुन लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। आपको रिकॉर्डिंग इसलिए प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है? ठीक है? ठीक है, सुने। तो सिंगल लेटर इज पी वेक्टर। अब सुने यहाँ पे, सुने यहाँ पे ध्यान से। अब कोई भी सिंगल लेटर हो या डबल लेटर हो, डबल लेटर या सिंगल लेटर के ऊपर जो एरो होगा, एरो हमेशा ऐसे ही बनाया जाएगा, जिसके लेफ्ट हैंड साइड में टेल हो और राइट हैंड साइड में हेड हो। अब आप बोलोगे सर मेरा तो जो एरो था, एक्चुअल एरो जो था जिसको मैंने वेक्टर रिप्रेजेंट किया था, वो एक्चुअल एरो तो सर ऐसे इंक्लाइंड है, तो क्या मैं पी के ऊपर ऐसे एरो बनाऊंगा? सर ये गलत है, ये रिप्रेजेंटेशन का सही तरीका नहीं है। ये सही तरीका है, आप सिंगल लेटर लो या डबल लेटर लो, जो ऊपर एरो बनाओगे वो आप हमेशा हॉरिजॉन्टल ही बनाओगे, और उस एरो का जो हेड होगा वो हमेशा राइट हैंड साइड में रहेगा, टेल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। ठीक? आपकी वेक्टर भले ही इस प्लेन में कहीं पे जा रही हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, कहीं पे भी जा रही हो इस प्लेन पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रिप्रेजेंट जब करूंगा तो मेरा जो लेटर के ऊपर, सिंगल लेटर या डबल लेटर के ऊपर जो एरो बनेगा, उस एरो का हेड हमेशा राइट हैंड साइड में होगा और टेल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा। क्या बात समझ में आ रही है? मेरे पास ये बच्चे का क्वेश्चन आता है, सर ऐसा हो गया तो ये ऊपर ऐसे नहीं लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे भाई, दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट। समझ में आ रही है? अभी खुद का मेथड ना बना दियो। बहुत से लोग होते हैं खुद का मेथड बना देंगे, ये ऐसा, ये देख बहुत मजेदार है। नहीं भाई, गलत हो जाएगा ऐसा। तुम क्या हर बार अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा तो अलग अलग डायरेक्शन में ऐसा एरो बनाते रहो? तो वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है कि लेटर सिंगल लेटर हो या टू लेटर हो, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंगल लेटर या टू लेटर। थ्री लेटर मत बनाना, वेक्टर थ्री लेटर से रिप्रेजेंट नहीं होता है, इधर सिंगल लेटर से होगा या टू लेटर से होगा। एकदम बेसिक बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। सिंगल लेटर या टू लेटर से होगा, और सिंगल लेटर या टू लेटर के ऊपर एक एरो रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस एरो, ये जो ऊपर एरो होता है, उस एरो की हेड हमेशा राइट हैंड साइड में होगी और टेल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगी।
अगर 2 लेटर रिप्रेजेंटेशन हुआ तो हमें स्पेशल टेक केयर करना है, स्पेशल केयर लेना है कि हम हेड के नीचे वही लेटर डाल रहे हैं जो एरो में हेड के पास है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के। सर तो मान लीजिए सिंगल लेटर यूज कर रहा है, अभी आया है एक बच्चे का क्वेश्चन, तो यहां पे देखो सर सिंगल लेटर यूज कर रहे हैं तो ये एरो डाल दिया। अब ये सिंगल लेटर को कहां पे लिख कर रखे सर? टेल के पास, सॉरी हेड के पास या टेल के पास? यहां मिडिल में, मिडिल में रखो। ये जो है ये आपके बैच में एकदम स्ट्रेंज सवाल आया है एंड आई लाइक इट। समझ में आया कहां पे रखना है? ये सही है, ये एरो के मिडिल में रखो, ऐसा साइड में मत रख दियो। समझ में आ रहा है? अगर सिंगल लेटर है तो एरो के मिडिल में पी लिखो, अगर डबल लेटर है तो डबल लेटर है तो लेट ऊपर एरो है, हेड के नीचे वही लेटर डालें जो हेड के पास है बी, और टेल के नीचे वही लेटर डालें जो टेल के पास है, या टेल को जिस लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है। ये ध्यान रखें, अगर कोई बी ए लिख दिया इस वेक्टर को तो वो गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? क्या क्लियर है? तो इस तरीके से हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, इधर सिंगल लेटर या 2 लेटर से। क्या क्लियर है? ये क्या बात समझ में आ रही है? अब हम इसमें ये जो वेक्टर्स है, सुने ध्यान से, अब ये जो वेक्टर्स है इस वेक्टर के ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं। जैसे हम दो वेक्टर को जोड़ते हैं, तो हम दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे? ऑल द डिफरेंट ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म, उसको हम लोग जनरली एरो नहीं बनाते हैं। हर बार एरो बनाना इज क्वाइट कम्बरसम। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, समझने के लिए सही है, लेकिन हर बार एरो बनाना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज टेकिंग ओवर फ्रॉम हियर, फ्रॉम द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और हर वेक्टर को हम सिंबॉलिकली ही ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसी वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऑल दोस थिंग्स कैन बी डन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लियर है ये? तो अब देखो क्या क्या ऑपरेशंस पॉसिबल होता है, डिफरेंट ऑपरेशंस पॉसिबल विथ वेक्टर्स। समझे? तो हम कितने भी नंबर ऑफ वेक्टर जोड़ घटा सकते हैं, ये सब चीजें कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग सीखेंगे भी। तो क्या क्या डिफरेंट ऑपरेशन है? एडिशन हम कर सकते हैं, दो वेक्टर मान लो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एडिशन कर सकते हैं। दो वेक्टर सपोज पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। फिर हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी स्केलर से, मतलब एक 5 आया, एक स्केलर आया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया एक नंबर से, सॉरी एक वेक्टर से। क्या ये अलाउड ऑपरेशन है? हाँ, दिस इज अलाउड। 5 इंटू पी वेक्टर, एक पी वेक्टर था, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ये अलाउड है। क्या किसी वेक्टर को एक नंबर से डिवाइड करना अलाउड है? हाँ अलाउड है। लेकिन अगर मैं बोलूं किसी वेक्टर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करना, क्या ये अलाउड है? हाँ ये अलाउड है। तो यहाँ पे जब दो वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन होती है तो इस केस में ये जो मल्टीप्लीकेशन साइन आता है इसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन नहीं है, समझे? क्रॉस प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ हिंदी में, ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन नहीं है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। तो अब बच्चे का सवाल आता है, तो सर पता कैसे चले कि ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है या नहीं है? सुनो, अगर क्रॉस साइन के दोनों बाजू प्योर नंबर्स हुए, ओनली नंबर्स, विथ यूनिट्स, स्केलर्स हो सकते हैं, देन इट इज नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन। लेकिन अगर क्रॉस के दोनों साइड में वेक्टर्स हुए देन इट इज क्रॉस प्रोडक्ट। क्या मेरी बात समझ में आई है? सिंपल सिंपल। क्या क्लैरिटी है ये? क्लैरिटी है ये? अच्छा, अब कोई बच्चा बोलता है सर अगर अगर क्रॉस हुआ, एक साइड में स्केलर आ गया और एक साइड में वेक्टर आ गया, तो ये क्या है सर? ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है या क्रॉस प्रोडक्ट है? ये भी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। क्या आपको ये पूरा नोमेनक्लेचर समझ में आया?
एकदम मैं बता रहा हूँ, ये बेसिक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे नोट्स को प्रॉपरली लेना, क्योंकि ये सब चीजें आपको बुक में मिलेंगी नहीं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लियर है ये? अगर मैं एक वेक्टर को, सुनो ध्यान से, अगर क्रॉस है, क्रॉस मतलब हम मल्टीप्लिकेशन जानते हैं बचपन से, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अगर एक क्रॉस है, क्रॉस के दोनों साइड में अगर वेक्टर है तभी वो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा। क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, यू विल लर्न अबाउट इट। लेकिन अगर इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन के दोनों साइड में सिंपल स्केलर्स है तो वो प्लेन नंबर, प्लेन मल्टीप्लिकेशन या नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। और अगर इस क्रॉस क्रॉस के एक साइड में वेक्टर है और दूसरे साइड में स्केलर है या फिर एक प्लेन नंबर है, तो उस केस में ये क्या होगा? ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होगा। क्रॉस प्रोडक्ट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। डिड यू अंडरस्टैंड इट? क्या ये बात समझ में आ रही है? ये सब वैलिड ऑपरेशन है। अब सुनो, अगर कोई बोले, सुनना, कोई बोले 5 डिवाइडेड बाई पी वेक्टर, क्या ये वैलिड ऑपरेशन है? ये वैलिड ऑपरेशन नहीं है। हम किसी भी नंबर से किसी वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते, ये इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। दिस इज नॉट अ वैलिड ऑपरेशन। या फिर हम किसी वेक्टर से किसी वेक्टर को डिवाइड कर रहे हैं, क्या ये वैलिड ऑपरेशन है? ये भी वैलिड ऑपरेशन है। तो ये सब जो मैंने बनाए हैं ये सब वैलिड ऑपरेशन है। बट ये जो 6th और 7th पॉइंट बनाए, ये वैलिड ऑपरेशन इन वेक्टर्स नहीं है। ऐसा कभी भी कोई वेक्टर को आप मतलब किसी नंबर से या किसी स्केलर से किसी वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते। इट इज नॉट अलाउड, ये वैलिड ऑपरेशन नहीं है। और किसी वेक्टर को किसी वेक्टर से डिवाइड करना ये भी वैलिड ऑपरेशन नहीं है। समझ में आ रहा है? बाकी जितना हमने लिखा है ये सब वैलिड ऑपरेशन है। वैलिड ऑपरेशन मतलब ये सब हम कर सकते हैं, ये सब का हमें एप्लीकेशन मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? बहुत बढ़िया, किसी को कुछ नहीं आ रहा है, सब लोग सिर्फ चुपचाप सुन रहे हैं। बोलो, देखो, सीखना है तो बोलना पड़ेगा। डाउट है तो मैं रिप्लाई करूंगा, और अगर मुझे लगता है कि कोई डाउट आप रिकॉर्डिंग को देख के समझ सकते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो उसको नहीं लूंगा। एंड आई विल टेल यू प्लीज रेफर टू द रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? ये सब वैलिड ऑपरेशन है वेक्टर्स के साथ। क्लियर है ये? इसे उतार लो। चलो 1 मिनट का समय देता हूं। आई हैव बीन स्पीकिंग कंटिन्यूअसली फॉर लास्ट 15 to 20 मिनट्स। जस्ट टेक अ 1 मिनट ब्रेक। ब्रेक नहीं, लिख लो ये सब चीजें अगर कुछ भी लिखना है तो, एंड वी विल स्टार्ट अगेन फास्ट। ओके, हाँ समझ में आया भैया? ठीक है, ओके। अभी देखो, जिसको समझ में ये सब नहीं आ रहा है, अभी आप रेफर करें, रिकॉर्डिंग रेफर करें, बिकॉज आई कैन टेल यू दैट अगर किसी को ये सब समझ में नहीं आ रहा अभी तक जितना मैंने बोला है, देन मीन्स मैं उसको समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है ना? मैं उसे समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये सब बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप रिकॉर्डिंग देखें फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए। डू नॉट राइट लाइक आई डिडंट अंडरस्टैंड। सुनो ध्यान से, चैट सेक्शन है, इसको यूज करो सही तरीके से। अगर आप लिखोगे आई डिडंट अंडरस्टैंड, प्लीज रिपीट अगेन। यहाँ पे मैं क्या कोई आपके सामने कोई जोकरी यहाँ पे मोकरी करने के लिए बैठा हुआ हूँ क्या? आपको बताना पड़ेगा ना, इतने सारे स्लाइड्स हुए हैं, किस स्लाइड में आपको डिफिकल्ट है, क्या प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट में आपको डिफिकल्टी है। अगर आप मुझे बोलोगे आई डिडंट अंडरस्टैंड, यू आर नॉट फिट फॉर स्टडीइंग साइंस बॉस, लीव इट। आपको बताना पड़ेगा ना, किस इतने 5 स्लाइड में किस स्लाइड में आपको दिक्कत है, कहां पे प्रॉब्लम है, क्या समझ नहीं आ रहा है। यू हैव टू राइट, अदरवाइज एवरीथिंग इज गोइंग हेयरवायर। मैं क्या एक्सप्लेन करूं आपको, क्या नहीं समझ में आ रहा है? और ये इतना बेसिक है कि ये समझ में नहीं आ रहा है तो व्हाट टू से। ठीक है, अभी तक तो आप फिजिक्स की ही नहीं, एकदम बेसिक पहला लाइन बता रहा हूं, उसी में आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलो आओ, ध्यान से देखो। अभी हम एक बात करेंगे। सो इट्स ऑलमोस्ट टाइम नाउ, आई एम सीइंग इट्स ऑलमोस्ट टाइम नाउ। आई विल टेक 2-3 मिनट्स एंड आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो ध्यान से। अभी हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहला प्रॉपर्टी जो होगा वो होगा अलाउबल मूवमेंट ऑफ वेक्टर्स।
allowable movement of vectors without changing vector, without changing vector। सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो चीज है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आने वाला है आपको वेक्टर के पूरी जर्नी में। सुनना ध्यान से, सुनो। हमें एक बात समझ में आती है कि किसी भी वेक्टर को अगर आप रिप्रेजेंट करो, वेक्टर का दो पार्ट होता है, एक होता है मैग, दूसरा होता है डायरेक्शन। अब मैग को रिप्रेजेंट करने, मैग मतलब मैग्नीट्यूड, मैग को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक नंबर और एक यूनिट का सहारा लेना पड़ता है। ये हम जानते हैं, राइट। मैग में हमेशा एक नंबर और एक यूनिट होगा, और वेक्टर क्वांटिटी जो होगा एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के मल्टीप्लीकेशन से एक वेक्टर क्वांटिटी बनता है। अब देखो यहाँ पे भी एक चीज है, समझने वाली बात है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, सर इसके बीच में ब्रैकेट में कौन सा साइन है? प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, क्या है ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपने बेसिक 9th 10th पढ़ा हुआ है। अगर मेरे पास दो ऐसे ब्रैकेट्स रहते हैं, बीच में कुछ ना दिया हो, तो इसका मतलब क्या है? बीच में साइन क्या है? प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, बस मल्टीप्लीकेशन। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? तो अगर मैं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोल रहा हूँ, बीच में कोई साइन नहीं दे रहा हूँ, मतलब क्या साइन है? मल्टीप्लीकेशन। वहां पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये सब मत करना, क्या है? मल्टीप्लीकेशन है, बेसिक, ठीक है। अच्छा अब सुनो, तो वेक्टर जो क्वांटिटी है इसके अंदर एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो वेक्टर को बदलने का तरीका, हिंदी थोड़ा लिख रहा हूं, जरूरी होता है, ये उभर के आता है आपके सामने। वेक्टर को बदलने का तरीका या वेक्टर को चेंज करने का तरीका, मैग्नीट्यूड चेंज करो, डायरेक्शन चेंज करो, या फिर दोनों चेंज करो। यही तीन तरीके हो सकते हैं वेक्टर को बदलने का। तो अगर मेरा हेडिंग है अलाउबल मूवमेंट ऑफ वेक्टर्स विदाउट चेंजिंग वेक्टर, आई होप यू अंडरस्टूड इट। किसी भी वेक्टर को बदलने का तरीका, अगर मुझे एक वेक्टर को चेंज करना है तो क्या करूं? मैग्नीट्यूड बदल दूं, डायरेक्शन वही रखूं, या डायरेक्शन बदल दूं, मैग्नीट्यूड वही रखूं, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल दूं। क्या मेरे वेक्टर्स इस तीन तरीकों से ही बदलेंगे और कोई चौथा तरीका नहीं है? क्या बात समझ में आ रही है? बात समझ आ रही है? तो अगर मुझे अलाउबल मूवमेंट ऑफ वेक्टर्स विदाउट चेंजिंग वेक्टर, अगर कौन से अलाउबल, इसके स्टेटमेंट का मतलब समझो, अलाउबल मूवमेंट ऑफ वेक्टर्स विदाउट चेंजिंग द वेक्टर, मतलब वेक्टर के अंदर हम एक ऐसा कौन सा मूवमेंट दे सकते हैं सच दैट हम मूवमेंट तो दे दे लेकिन वेक्टर ना बदले। तो वेक्टर को अगर नहीं बदलना है तो उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों इंटैक्ट रहनी चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? अगर वेक्टर को नहीं बदलना है तो उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इंटैक्ट रहनी चाहिए। यस और नो? तो अब दोनों इंटैक्ट रहनी चाहिए, इस बात को अपने दिमाग में बियरिंग पॉइंट बना ले और उसके बेसिस पे सोचें, because I'm seeing that it will exceed some time, so I will continue the discussion tomorrow। सोचें कि कौन से ऐसे मूवमेंट्स है जो वेक्टर को दिए जा सकते हैं विदाउट चेंजिंग द वेक्टर, इसके ऊपर सोचना। मैंने आज का लेक्चर बहुत बेसिक पढ़ाया, मैंने बहुत टाइम दिया है आपको ताकि आप बेसिक चीजें समझो। फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया है तो वो रिकॉर्डिंग को देखें, कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने आज, एकदम बेसिक बात की, और मैंने बोला था कि आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी है, कल पेस पकड़ेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, एवरीबॉडी विल गेट दिस, डोंट नॉट वरी, प्लीज पिंग मी, राइट। जो बैच ए के बच्चे हैं जो इसको ज्वाइन कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं और उनको ये रिकॉर्डिंग चाहिए, मुझे पिंग करें, बिकॉज फिर से मैं बैच ए में ये नहीं भेजूंगा, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आई विल सेंड इट अक्रॉस टू यू सेपरेटली, ठीक है? जो बैच ए के बच्चे हैं, ठीक है? ओके, चलो, वी विल मीट टुमारो। आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन। टुडे सेशन वाज वेरी रिलैक्स पेस्ड, एकदम पेस नहीं था, हमने कुछ भी कवर नहीं किया है। कल से हम पेस बढ़ाएंगे, तो अपने आप को तैयार करें। आज हमने बेस तैयार किया है, नाउ वी कैन बिल्ड ऑन दिस, ठीक है? चलिए, बाय, टेक केयर, बाय गाइस, बाय एवरीवन, बाय।